Homeostasis is a term that we use when our body undergoes a self-regulatory corrective mechanism. यानी हमारी बॉडी में एक तहम्मुल होता है और किसी भी वजह से उस तहम्मुल में कुछ खलल आ जाता है, तो उस बॉडी को वापस तहम्मुल वाली कंडीशन में लाने के लिए जो है वो होम्योस्टेसिस होता है। तो वो एक करेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है? Homeostasis is a self-regulatory corrective mechanism that adjusts the body to normal conditions. ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी है, खुद ब खुद होता है, बॉडी को एडजस्ट करता है नॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। हमने पिछले चैप्टर में ADH हार्मोन पढ़ा है, आपको याद है? ठीक है, ADH हर वक्त हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है? नहीं, वो बॉडी में सिर्फ तब सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई भी होती है, यानी द वाटर पोटेंशियल इन आवर बॉडी इज लेस। ठीक है, एंड बॉडी को पानी को रीएब्जॉर्ब करना होता है। अगर हमने पानी ज्यादा पिया हुआ होता है, स्वेटिंग नहीं हुई भी होती, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होता है, हमारी बॉडी ADH सिक्रीट नहीं करती। ठीक है, तो ये जब बॉडी ब्लड का वाटर पोटेंशियल लो होगा और बॉडी ADH सिक्रीट करेगी, ये क्या होगा, ये एक होम्योस्टेटिक कंट्रोल होगा, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सके, ब्लड का नॉर्मल वाटर पोटेंशियल वापस आ सके। समझ में आई बात? अच्छा, होम्योस्टेसिस के साथ एक और टर्म यूज की जाती है जिसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक एक स्विच होता है जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल को ऑफ करता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक स्विच होता है। स्विच समझते हो ना, जैसे बटन हो गया, उसको ऑफ करता है। चलो इसकी एग्जांपल में समझाने के लिए आपको AC की एग्जांपल देती हूँ। AC में दो काम की चीजें होती हैं जो यूजुअली हम जिसकी कॉमनली बात करते हैं। एक होता है कंप्रेसर। क्या काम करता है कंप्रेसर? ठंडा करता है। और दूसरा होता है थर्मोस्टेट। वो क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमने AC खोला, कंप्रेसर ऑन हो गया, हम AC का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जैसे कहते हैं 16 पे कर दो, 17 पे कर दो, 20 पे कर दो। ठीक है, अब AC जैसे ही ऑन होता है उसका कंप्रेसर ऑन होना हो जाता है, साथ ही साथ AC ठंडा करना शुरू करता है। अब सपोज मैंने 20 का टेम्परेचर थर्मोस्टेट पे सेट कर दिया कि 20 का टेम्परेचर हो। जैसी AC जो आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 पे होता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। पता है ये बात आप लोगों को? सुनी है, नॉर्मल वर्ड्स में सुनी होगी, कंप्रेसर बंद हो गया, कंप्रेसर खुल गया। ठीक है, ये जब AC चल रहा होता है कमरों में तो ये आवाज बात आती है, एकदम आवाज आना शुरू होती है तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, आवाज बंद हो जाती है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। कंप्रेसर ऑफ कब होता है? जब आपका जो थर्मोस्टेट पे आपने यूजर ने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, वो बेडरूम का वो टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट क्या करता है, उस कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। बिल्कुल, जैसे ही वो अपना टारगेट टेम्परेचर अचीव कर लेता है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। जब ही कहते हैं ना 26 पे टेम्परेचर रखें, बिजली कम इस्तेमाल होगी, रीजन ये होता है कि 26 का टेम्परेचर जल्दी अटेन हो जाता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, कमरे का माहौल प्लेजेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा वापस आ जाओ इस पे। अब जो थर्मोस्टेट है ना, जो कंप्रेसर को ऑफ कर रहा है, वो क्या है, वो नेगेटिव फीडबैक। वो क्या है? नेगेटिव फीडबैक है। क्यों नेगेटिव फीडबैक है? क्योंकि जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 26 पे आ गया, थर्मोस्टेट ने कंप्रेसर को ऑफ कर दिया। अब सपोज कमरा, घर में बच्चे आ गए, कमरा खोल बंद, खोल बंद, खुला हुआ है कमरा, बाहर भाग रहे हैं, अंदर आ रहे हैं।
ऑटोमेटिकली टेम्परेचर दोबारा बढ़ गया कमरे का, है कि नहीं? ये कूलिंग नहीं हो रही, कंप्रेसर तो बंद है। तो टेम्परेचर जैसे ही बंद होगा फौरन क्या करेगा, कंप्रेसर दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो जो कंप्रेसर का ऑन होना है वो क्या है, वो एक करेक्टिव मैकेनिज्म है, और जो थर्मोस्टेट उसको ऑफ करवा रहा है वो क्या है, उसका नेगेटिव फीडबैक है। आ जाओ इंसुलिन वाली एग्जांपल करते हैं हम लोग। इंसुलिन की एग्जांपल में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? इंसुलिन हमारी बॉडी में हर वक्त प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब हम कुछ कुछ खाना खाते हैं, हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इंसुलिन 24/7 हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहे, विल इट बी नॉर्मल? क्यों? क्योंकि जो फ्री ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने की जरूरत है वो भी सारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा और बंदा कोमा में जाके मर जाएगा, है कि नहीं है? तो जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वो इंसुलिन जितना एक्सेस ग्लूकोज होता है ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। सपोज ब्लड में 30 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, नॉर्मली 10 होने चाहिए, तो वो जो 20 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर देगा, ठीक है। बाकी 10 घूमते रहेंगे। अब जैसे ही वो 20 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, वो इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद होना है ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो रहा है, उसको कौन बंद करेगा? नेगेटिव फीडबैक। कि अब हमारी बॉडी का नॉर्मल कंडीशन में आ गई है, मजीद इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव फीडबैक आएगा और होम्योस्टेसिस के प्रोडक्शन को जो भी कंट्रोल कर रहा होगा उसको क्या करेगा? रोक देगा, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस जो है एक करेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में होता है जब हमारी बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशन से हिल जाती है। मैंने यही चीज कहा था ना, जब तहम्मुल में जो है खलल आ जाता है तो होम्योस्टेसिस एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही वो खलल वापस खत्म होके तहम्मुल आ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक उस को जो भी कंट्रोल चल रहा था उसे रोक देगा, ठीक है। ये इसी तरह है, समझो हमने फर्स्ट पीरियड में मैथ्स पढ़ना शुरू किया, अब मैथ्स का पीरियड खत्म कौन करता है? बेल खत्म करती है। अगर बेल ना बजे तो सर तो पूरा दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, है कि नहीं है? तो वो बेल क्या है? नेगेटिव फीडबैक है जो कि मैथ्स के पीरियड को रोक रही है। समझ में आई बात? समझाने का तरीका है सिर्फ, और कुछ नहीं है। एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि वो कंसेप्ट क्रिएट हो सके कि होम्योस्टेसिस और नेगेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है। हो गया? इस चैप्टर में हम होम्योस्टेसिस की 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एक एडीएच, एक इंसुलिन और एक बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो वो अभी मैं तुम लोग को एडीएच और इंसुलिन डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू करवाऊंगी, ठीक है। होम्योस्टेसिस बॉडी टेम्परेचर पढ़ने के लिए आपको पहले स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसका होम्योस्टेटिक कंट्रोल। तो कल ये चैप्टर इंशाल्लाह मैं खत्म करती हूँ। और तो हाँ, छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन का। अच्छा देखो, ये बुक का ही डायग्राम है लैम्पिंग का, आप देख सकते हैं बॉडी नॉर्मल कंडीशन में,
स्टिमुलस ने बॉडी को नॉर्मल कंडीशन से अबव नॉर्मल कर दिया। स्टिमुलस कहते हैं चेंज इन द बॉडी एनवायरनमेंट। ठीक है, बॉडी की कंडीशन में कोई भी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, इस स्टिमुलस की वजह से चेंज आया, करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू हुआ। जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ गई तो नेगेटिव फीडबैक ने करेक्टिव मैकेनिज्म को स्टॉप किया, बॉडी नॉर्मल कंडीशन में। इसी तरह बॉडी नॉर्मल कंडीशन से बिलो नॉर्मल हुई किसी भी एग्जांपल में, अगेन करेक्टिव मैकेनिज्म आएगा, करेक्टिव मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक स्टॉप करेगा और बॉडी दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ये है ग्लूकोज की एग्जांपल। बॉडी नॉर्मल कंडीशन में थी, स्टिमुलस क्या हुआ, किसी ने खाना खाया जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया। ज्यादा होने की वजह से करेक्टिव मैकेनिज्म क्या होगा, पैंक्रियास आर गोइंग टू सिक्रीट इंसुलिन। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, लिवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे। यू ऑलरेडी स्टडीड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, as soon as the excess glucose is converted into glycogen, the blood sugar level will fall back to normal. This will act as a negative feedback which will stop the production of insulin and your body will remain in normal condition. इसी का vice versa, suppose somebody did not have a meal the whole day, starvation की condition है, blood glucose level falls below normal. Under such conditions, the corrective mechanism, yeah, the homeostatic control will be that pancreas are going to secrete a hormone known as glucagon. You studied about glucagon also. ठीक है, glucagon जो है वो लिवर के stored glycogen को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ताकि ब्लड में फ्री ग्लूकोज हो. The glucose level of the blood is going to rise, which is going to act as a negative feedback to the production of glucagon. And the body will come back to its normal condition. समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसके बाद अगला क्या है? वो कहाँ गया? ADH वाला काम. ADH का बॉडी का नॉर्मल कंडीशन है. स्टिमुलस क्या था? एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, प्रोफ्यूज स्वेटिंग की वजह से बॉडी ने वाटर लूज किया जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस. करेक्टिव मैकेनिज्म या होम्योस्टेटिक कंट्रोल क्या होगा? ADH सिक्रीट होगा जो कि लूप ऑफ हेनले में पानी को रीअब्सॉर्ब करवाएगा टुवर्ड्स द ब्लड. जैसे ब्लड का वाटर पोटेंशियल नॉर्मलाइज हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जो है वो ADH की प्रोडक्शन को रोक देगा, बॉडी नॉर्मल होगी. इसी का वाइस वर्सा, किसी ने बहुत सारा पानी पी लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड बढ़ गया है, ADH नहीं सिक्रीट होगा या कम सिक्रीट होगा डिपेंडिंग अपॉन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द ब्लड. ठीक है, यूरिन डाइल्यूट होगा, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा. जैसी वाटर पोटेंशियल ब्लड का ड्रॉप होगा, डिक्रीज होगा, वो नेगेटिव फीडबैक जो है ADH की जो भी सिक्रीशन हो रही होगी उसको स्टार्ट करवानी है, कम करवानी है, उस पर काम करेगा और बॉडी नॉर्मल. समझ में आ गया नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और होम्योस्टेसिस क्या? क्लियर हो गई बात? ये क्या है? होम्योस्टेटिक कंट्रोल अकर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड. सवाल आ सकता है 3 मार्क 4 मार्क का, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ होम्योस्टेटिक कंट्रोल. यहीं पे ऊपर सवाल लिख लो बुक के अंदर, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर होम्योस्टेटिक कंट्रोल. नंबर 1, अ स्टिमुलस which is the change in the internal body environment. मैंने अभी आपको बताया है. ठीक है, a receptor which can detect the stimulus. बेटा ये लैम्पिंग का शुरू का ही पेज होगा चैप्टर का. होम बेटा पेज नंबर बताना. 196 लिख लो. ठीक है, कॉपी में लिख लो पेज 196 लैम्पिंग. ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं? आप लोग अभी ब्रेन का चैप्टर अगले टर्म में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं. ऐसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जो चेंज इन एनवायरनमेंट डिटेक्ट करते हैं. मैंने किसी को नोचा तो वो नोचने से जो तकलीफ हुई है वो डिटेक्ट करेगा जब ही तुम्हें तकलीफ महसूस होगी. अगर वो डिटेक्ट नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ नहीं महसूस होगी.
ठीक है, वो नोचने से जो आपका खलल आया है बॉडी में, वो खलल डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर, तो दिमाग को भेजते हैं और फिर पेन के सेंसेशंस आपकी स्किन में आते हैं, तो आपको पेन का पता चलता है। अगर वो रिसेप्टर रिसीव ही ना कर सके तो आपको पेन का पता ही नहीं चले। तो वो इसलिए कि आपके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते हैं, या फिर आपको पेन फील हो रहा होता है लेकिन आप मूव नहीं कर सकते, तो वो मोटर होता है दूसरा नर्व, वो आपने काम नहीं करता। सर्जरी के दौरान आपके इन्हीं रिसेप्टर सेल्स को सुन कर दिया जाता है जब भी पेन नहीं डिटेक्ट होता, जिसको कहते हैं ना लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। बेसिकली दो तरह से सर्जरीज होती हैं, एक होती है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में बंदे को पूरा बेहोश कर दिया जाता है। वो ज्यादातर जैसे मेजर सर्जरीज होती हैं, बड़ी सर्जरीज होती हैं, तो उसमें लोकल जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन अगर छोटी मोटी सर्जरी होती है तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी आपके बॉडी के उस सर्टेन एरिया को सुन कर दिया जाता है और बाकी बंदा होश में होता है। ठीक है, तो वो आपके बेसिकली सिर्फ बॉडी के उन रिसेप्टर सेल्स को सुन करते हैं। जैसे यूजुअली डेंटल सर्जरीज हो गई या सी सेक्शंस हो गए, ये सब लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं। यानी बंदा होश में है, दांत निकल रहा है, पूरा तो नहीं बेहोश करते हैं ना, सिर्फ मुंह को सुन करते हैं ताकि वो तकलीफ ना महसूस हो, बंदा होश में रहता है। इसी तरह सी सेक्शंस में भी यही होता है कि सिर्फ लोअर एब्डोमेन को जो है सुन कर दिया जाता है और बच्चा जो है सी सेक्शन से पैदा कर दिया जाता है, ऊपर बंदा होश में होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया होता है, यानी सर्टेन बॉडी पार्ट्स को आपके सुन किया जाता है। जर्नल एनेस्थीसिया बाईपास हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है, ठीक है, ये सारी वो चीजें होती हैं जिसमें जनरल एनेस्थीसिया होता है, क्योंकि बंदे को पूरा बेहोश किया जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक और सेल्फ रेगुलेटरी करेक्टिव मैकेनिज्म आपको होम्योस्टेसिस, ठीक है, और फिर नेगेटिव फीडबैक जो होम्योस्टेसिस को स्टॉप कर। क्लियर? एनी क्वेश्चंस क्लियर? बुक नहीं है तो सिर्फ कॉपी से पढ़ रहे हो, ऐसा ना करो यार। अगर सिर्फ बुक से पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो वो कॉपी से पढ़ के तो बुक एक तो खरीद लो ये वाली। हाँ लाओ, नहीं कोई बात नहीं, घर में खोल लिया करो, फिर ठीक है। आज ही खत्म करवा दूं चैप्टर? इतना ज्यादा है नहीं।